एनडीए 84, महागठबंधन 93 का मतलब यह है कि फाइट थोड़ी सी और क्लोज आती नजर आ रही है। अगर ये क्लोज फाइट है, अगर ये टफ फाइट है, तो फिर एनडीए के लिए क्या कोई गेम चेंज होता नजर आ रहा है क्या? क्योंकि कहते हैं कि इलेक्शन में, और चूंकि कोरोना काल का ये बड़ा इलेक्शन है और कोरोना काल का पहला विधानसभा चुनाव ऐसा है जो कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मैंडेट देने जा रहा है, बिहार के लिए तो ये मैंडेट है ही। और ऐसे में अगर ये टफ फाइट चल रही है, अगर महागठबंधन 100 सीटों की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं पर एनडीए भी 84 सीट तक आ चुका है, तो क्या ये माना जाए ये टफ फाइट और भी कहीं पर इशारा लेकर के जा रही है? जेपी दीवान जी, फाइट थोड़ी सी टफ होती नजर आ रही है, हालांकि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 122 का है। जी देखिए, अंतर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी जैसे जैसे ये बढ़ेंगे ये चलता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। फाइनल टैली तो अभी मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में ही स्थिति साफ होगी कि किस तरफ जा रही है। ठीक है जी, अनुमा जारे का हम रुक कर लेते हैं। अनुमा जारे जी, देखिए शहनवाज हुसैन कुछ देर पहले बोल रहे थे और नेताओं से एक बात तो हमें सीखनी चाहिए कि उम्मीद नहीं कैसे छोड़ते हैं, और शहनवाज हुसैन कह रहे थे कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, एग्जिट पोल्स के नतीजे चाहे कुछ भी कहें। अब जो टैली जिस पर बार बार हमारी नजर जा रही है और जो तब्दीली उसमें हो रही है वो आप लोगों के लिए बहुत सुखद नहीं है, क्योंकि 84 और 96 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। जल्दबाजी तो नहीं कर दी आप लोगों ने जीत डिक्लेयर करने में? अभी कांटे की टक्कर की स्थिति बन गई है। ऐसा कि अभी किसी ने भी क्लियर किया है, क्योंकि जो आंकड़ा हमें चाहिए उस तक तो पहुंचना है, और वो पहुंचने के पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को इस इतने इंटेंस चर्चा के बीच में बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों के सवालों की धार बहुत अच्छी है, बहुत तीखी है, और मुझे लगता है कि ये जनता अनुमा जी, अगर आपने सवालों की धार की बात की है, चलिए मैं अपने सवालों को थोड़ा और तराश देता हूं, इसे और थोड़ा सा मैं रेजर शार्प बना देता हूं। कांग्रेस एक सवाल है, 1989 के बाद से लेकर के अभी तक कांग्रेस बिहार में पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड ढूंढ रही है। भागलपुर दंगों के बाद में कांग्रेस की वापसी हुई नहीं है और कांग्रेस को बिहार में कुछ नजर आया नहीं, अगर 16 महीने का शासनकाल बीच का हम छोड़ दें तो। अब मुझे ये बताइए, बिहार में कांग्रेस का चेहरा कोई होगा या फिर नहीं होगा? क्योंकि बिहार में कांग्रेस का कोई चेहरा नजर नहीं आता। अगर प्रेमचंद मिश्रा जी वगैरह को छोड़ देना, तो अगर कोई जाकर के पूछ ले कि बिहार में कांग्रेस का कोई चेहरा कोई बता नहीं पाता है। तो बिहार में अपनी धार तेज करने के लिए 89 के बाद अब आप लोग क्या करेंगे? या सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी आरजेडी की छत्र छाया में ही रहेंगे? पिछले काफी सालों से हमने देखा है, 20-30 साल हो चुके हैं कि जो लोकल दल है, जो वहाँ की राजनीति को ज्यादा प्रभावित करते आते हैं। तो कांग्रेस जो है एनडीए इस बार जो आरजेडी के साथ जो कांग्रेस आई है, उसमें आप एक चीज देखिए कि जो तेजस्वी यादव का चेहरा है उनकी रही है स्ट्रैटेजी, और कांग्रेस ने लगातार हम पिछले 20-25 देखिए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से निकल कर जाता है केंद्र की सत्ता का रास्ता, लेकिन अगर केंद्र की सत्ता में बरकरार रहना है, अच्छा महागठबंधन 102, महागठबंधन 102, महागठबंधन का शतक पूरा हो गया है, सभी को रोकना पड़ रहा है। क्विक 104, महागठबंधन का शतक पूरा हो गया है। महागठबंधन 104 सीट पर आगे, एनडीए 82 सीट पर आगे, एलजेपी 2 सीट पर आगे, अदर्स 2 सीट पर आगे, और अदर्स में जो 2 सीटें हैं इनमें से एक बहुजन समाज पार्टी भी है। बताना चाहूंगा यहां पर मैं, महागठबंधन 104 सीट पर आगे, यानी महागठबंधन का शतक हो गया पूरा। ब्रेक किया जाए इसे तुरंत ही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय 104 पर महागठबंधन ने बढ़त बना ली है, 83 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, लेकिन एलजेपी जहां है वहीं टिकी हुई है। देखिए 2 सीटों पर सिर्फ एलजेपी की बढ़त, हालांकि उम्मीदें बहुत थी, लेकिन इन सब के बीच एनडीए भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और ये फासला, ये जो गैप है, उस पर आप नजर जरूर बना के रखिए। 83 और 105, ये गैप बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर कुछ सीटों पर ऊंच नीच होती है तो ये गैप और कम जाएगा। राष्ट्र अपना छोड़ा हुआ सवाल एक बार अनुमा आचार्य के पास लेकर के चलता हूं। अनुमा आचार्य जी, आपने जवाब नहीं दिया मुझे सीधा जवाब यह चाहिए था कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बिहार की राजनीति में ढूंढ रही है। तेजस्वी यादव की छत्र छाया में ही आप लोग रहेंगे या अपना अस्तित्व वापस लेकर के भी आएंगे? वो अस्तित्व 1989 में जो अस्तित्व आप लोगों ने खो दिया था भागलपुर के दंगे के बाद, 1989 में जिस तरह से राजीव गांधी पहुंचे थे, उन्होंने एसपी का ट्रांसफर रोक दिया था,
1989 के बाद में 2015 में 6.25% वोट, 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 7.5% आपको वोट मिले हैं। अनुमा आचार्य जी, आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, अपनी लकीर बड़ी कैसे करेंगे, बिल्कुल बिहार में अपना अस्तित्व किस तरह से ढूंढेंगे? अनुमा आचार्य जी, राशिद, आपने आंकड़ों के जरिए समझाया। मैं जरा एक और चीज ऐड कर देती हूँ जो मैं पूछना चाह रही थी। उत्तर प्रदेश से भी मैं इसे जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हिंदी बेल्ट के दो बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार, आप देखिए कि दोनों ही जगहों पर कांग्रेस अपना अस्तित्व संभाल रही है, अस्तित्व ढूंढने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश से होकर केंद्र की सियासत का रास्ता जाता है। बिहार में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है अगर आपको केंद्र में स्ट्रांग होना है। दोनों ही जगहों पर फिसड्डी हो जाते हैं। बैसाखी की जरूरत होती है आप लोगों को। अनुमा जी, ये उत्तरोत्तर इस बार जो होगा वो गेन होगा। यहाँ कहीं पर कांग्रेस को पिछले चुनाव के हम नतीजे देखें तो उसके हिसाब से लॉस नहीं हो रहा है, गेन हो रहा है। और ठीक है, पिछले काफी सालों, 20 सालों में, 25 सालों में हमने देखा है कि लगभग सभी प्रदेश में क्षेत्रीय दल हावी हुए हैं। आप देखिए कि बीजेपी इतने प्रयास के साथ भी और एनडीए बनाने के बाद भी कांग्रेस बिहार में अपना कोई बहुत बड़ा पैर नहीं जमा सकी है। आज भी बीजेपी को किसी न किसी क्षेत्रीय दल का साथ देना पड़ता है। तो कांग्रेस को जो पिछले चुनावों से नहीं मैम, तो इस बीजेपी ने तो अपने आप को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा लिया है। बीजेपी ने 53 सीटें पिछली बार जीती थी और अभी की उम्मीद जो नजर आ रही है ना, इनमें भी बीजेपी बहुत ज्यादा आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अभी तक 50 सीटों पर आगे चल रही है और अगर बीजेपी 55 से 60 सीट पर भी आगे चली जाएगी ना, बीजेपी के लिए बम वाली स्थिति होगी। रजत राकेश टंडन के पास में चलते हैं। रजत, बिहार और उत्तर प्रदेश हिंदी बेल्ट के दोनों वो प्रदेश हैं जो कि कहते हैं किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी ऑक्सीजन का काम करते हैं। आज आप कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली पर मौजूद हैं। यहां की आबोहवा क्या है, यहां की सियासी फिजा क्या कहती है, राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी खुशी का सबब है? बिल्कुल, देखिए ये बात राशिद बिल्कुल सही है कि नॉर्थ इंडिया के दो बड़े प्रदेश हैं। एक जगह बाय इलेक्शंस हो रहा है और एक जगह फुल फ्लेजेड इलेक्शंस यानी बिहार में हो रहा है, क्योंकि यही दो प्रदेश है जो देश में पॉलिटिकल हवा बनाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रणव झा भी मौजूद है। प्रणव भाई, जिस तरीके के हम रिजल्ट देख रहे हैं, एग्जिट पोल से बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन दो चीजें इसमें बहुत साफ दिख रही हैं। खासतौर से बिहार में बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। जितनी एंटी इनकम्बेंसी है वो नीतीश कुमार के खिलाफ दिख रही है। कांग्रेस अमूमन जहां पिछली बार थी वहीं पर अभी भी है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है तेजस्वी यादव, जिसको गेन हो रहा है बिहार। देखिए, इस बार जो माहौल था बड़ा स्पष्ट था। जब तक चुनाव दूर था लोगों को आशंका थी इस बात को लेकर के, लेकिन जब आप एक बार जमीन पर गए, हम कैंपेन करने गए या जब आप कवर करने के लिए गए, तो बहुत स्पष्ट लग रहा था। इस समय मुझे नहीं मालूम कि किस राउंड का काउंटिंग चल रहा है, मेरे ख्याल दूसरा तीसरा राउंड होगा और लंबा समय है सेटल होने में। पिछली 2015 का चुनाव हम याद करें तो लगभग 10:30 पौने 11 बजे तक जो है अचानक चीजें घूमनी शुरू हुई। तो आमतौर पर यह माना जा रहा है कि स्पष्ट बहुमत होगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान था, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है बहुत नेक टू नेक फाइट दिख रही। तो क्या वाकई नेक टू नेक फाइट है या फिर एक तरफा चुनाव आप अभी मानते हैं? हम अभी भी ये मानते हैं कि स्पष्ट बहुमत होगा और एक तरफा चुनाव होगा। 120-122 के कंफर्टेबल आंकड़े को हम पार करेंगे और हम ये मान रहे थे कि कहीं भी 130 से 140 के बीच में महागठबंधन की सीटें होंगी। 130-140 आपने कहा। यूथ का फैक्टर जो था वो काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए भी और तेजस्वी के लिए भी। सिर्फ यूथ के लिए ही नहीं, यूथ के अलावा महिलाओं का भी एक वर्ग था जो कि इस चुनाव में जो सबसे अजीब बात ये रही कि जो बिहार को कहा जाता है कि बिहार कैन नॉट वोट बियॉन्ड कास्ट, वो खत्म हो गया। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी था वो कोरोना की वजह से हो या जो माइग्रेंट जो प्रवासी लौट के आए 15 लाख परिवार जो थे वो प्रभावित हुए। उसके बाद जो बेरोजगारी का मुद्दा था वो बहुत बड़ा मुद्दा था और युवा जो है वो मुखर होकर बोल रहा था, जो कि भीड़ में दिखता था। जहां कहीं भी तेजस्वी जाते थे, जो महागठबंधन के उम्मीदवार जाते थे, तो वो दिखता था। तो वो सब जो वोट है वो मतों को प्रभावित करेगा और हमारे यह मानना है कि थोड़ा समय और हम इंतजार करें। बहुत ही क्लियर मैंडेट एक मैसेज जाएगा कम से कम जो स्टेट लेवल की लीडरशिप है। हमने देखा कि स्टेट लेवल लीडरशिप जो है तेजस्वी यादव उभर कर आए हैं। अभी भी फुल फ्लेजेड स्टेट कांग्रेस का नहीं है प्रणव भाई, फुल फ्लेजेड स्टेट तेजस्वी का होगा। देखिए, शुरुआत करनी होती है और आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि, और आप बेहतर है आपने ये प्रश्न पूछा क्योंकि आपको समझ में आएगा कि बहुत दिनों के बाद 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और रजत भाई, ये 70 सीट वो 70 सीट है जिसपे कि एनडीए का 95% स्ट्राइक रेट होता है। कहने का मतलब कि अगर महागठबंधन का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट इस सीट पर, राजद का जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस 70 सीटों पर
4 सीटों का है। इससे ज्यादा कभी इस इलाके में कोई पार्टी नहीं जीत सकती है। सबसे मुश्किल चुनाव ये कांग्रेस के लिए। बावजूद इसके पहले बार से बेहतर प्रदर्शन होगा। वो हम 2010 का आंकड़ा देखें या 2015 का आंकड़ा देखें, जब नीतीश और बीजेपी इकट्ठा लड़ती है, यहाँ टफ सीट्स मिली थी। आप अगर जो 70 का आंकड़ा देखिए, लोग यही कह रहे थे आपने ज्यादा सीट लिए, लेकिन टफ सीट्स लिए। हम वही कह रहे हैं कि इन सीटों को और हमारे गठबंधन में कोई ना तो राजद लड़ सकता था, ना लेफ्ट के लोग लड़ सकते थे, क्योंकि पहले जो लड़े हैं हमने कहा उनको कि 2010 का चुनाव देखेंगे तो 36 सीट राजद लड़ी थी, 0 उनको। और बिहार सेंट्रिक चुनाव कांग्रेस पार्टी ने भी रखा, जितना कैंपेन रखा वो बिहार रखा, बहुत ज्यादा सेंट्रल लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं करी। राहुल गांधी की बहुत लिमिटेड रैलीज आपने रखी, तो बहुत बिहार सेंट्रिक चुनाव रहा, बहुत नेशनल लीडरशिप बयानबाजी नहीं हुई इस चुनाव। आप जो है सीखते हैं अनुभव से। आप ये देखते हैं कि राज्यों का जो चुनाव होता है, यह चुनाव जब भी होना चाहिए मुद्दों का चुनाव होना चाहिए, वोटरों के मुद्दों, जनता के मुद्दों का। और विपक्ष ये बात धीरे धीरे सीख रही है। आपने देखा होगा कि दूसरे चरण के दौरान प्रधानमंत्री 2 दिन गुजरात के दौरे पर था। रजत, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इनसे पूछिए कि बिहार चुनाव के जो नतीजे हैं, ये नतीजे प्रदेश से बाहर निकलकर पड़ोसी 2 राज्य असम और बंगाल तक जाएगी इसकी आंच। इनको क्या लगता है असम में सरकार कैसे आएगी कांग्रेस की? प्रणव जी देखिए, अब आगे बात बढ़ गई बिहार से। जो नतीजे बिहार में आ रहे हैं, स्टूडियो से ही सवाल आया है, क्या ये चीज का एक बड़ा इंपैक्ट होगा आने वाले पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में? जो लोग चुनाव विश्लेषक हैं या विश्लेषण करते हैं और राजनीति में है या पत्रकारिता में है, उन सब का ये मानना है कि जो एक खास तरह की राजनीति भाजपा आरएसएस कर रही थी, वो उसमें बदलाव आएगा। क्योंकि राज्य जो है ये समझ रहे हैं कि चुनाव जो है लोगों के मुद्दे पर होने चाहिए, और जब मुझे ऐसा लगता है कि मनीष जी वाली बात जो है ना, वो हमें थोड़ी सी आगे बढ़ानी चाहिए। मनीष जी ने बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे कन्वर्सेशन का एक लीड दिया है। इकबाल सिंह लालपुरा मेरे साथ में जुड़े हैं क्या? अनुभा, इकबाल सिंह लालपुरा जी जुड़े हैं क्या? हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इकबाल के नेता इकबाल सिंह लालपुरा मेरे साथ में है। अभी आप जुड़े हैं हमारे साथ में। बात यह हो रही थी कि बिहार के चुनावी नतीजों का असर बाकी जो पड़ोसी राज्य हैं कहां पर पड़ने वाला है, और उसमें एक पश्चिम बंगाल भी आ जाता है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि पश्चिम बंगाल की सरजमी पर साल भर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, लेकिन बिहार में अमित शाह नहीं पहुंचे। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या बीजेपी के चाणक्य दीवार पर लिखी हुई इबारत को बहुत पहले ही पढ़ चुके थे कि यहां पर तो हार होने जा रही है, इससे बेहतर यह है कि यहां के चुनावी मैदान में उतरा ही न जाए? अभी जो काउंटिंग है बहुत इनिशियल स्टेज की है, तो लगता है अमित शाह पर बात करेंगे सर। जो सवाल होगा उसी का हम जवाब लेंगे। अमित शाह पर बात करेंगे। अमित शाह बिहार में क्यों नहीं? अमित शाह जी की आपको मालूम है उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। 3 बार तो उनको नहीं, लेकिन इसी दौरान पश्चिम बंगाल तो गए ना, इसी दौरान पश्चिम बंगाल तो गए। अब गए हैं जब ठीक हो गए। तो ठीक होने से पहले तो वो घर पे ही थे, उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की ज्यादा और किसी एक्टिविटी में नहीं थे। 3 बार तो उनको एम्स में जाना पड़ा। तो उसका ऐसा नहीं है, वो हमारे सबसे बड़े लीडर हैं। ठीक है, जेडीयू खेमे के साथ कोई हलचल शुभ्रा बताने वाली हैं। शुभ्रा, लेकिन इससे पहले मैं एक बार चाहती हूँ कि जेपी दीवान साहब का रुख कर लिया जाए। जेपी दीवान साहब, क्या ये युवा बनाम अनुभवी का जो फाइट है उसको जनता के सामने ठीक वैसे ही रखने में कामयाब हो गए तेजस्वी यादव? इसीलिए हम ये आज पूरा आंकड़ा देख रहे हैं। और 95-111 पर ये टैली रुकी हुई है। 95 और 111, आपको लगता है कि एनडीए फाइट बैक कर सकती है? देखिए, लगता तो नहीं है, क्योंकि जो एक बार बढ़त हासिल कर लेता है तो हमने देखा है कि बहुत कम केसेस में वो बढ़त कम होती है। एनडीए ठीक है, वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आगे जा पाएंगे। और जहां तक ये युवा उसका सवाल है, ये इसमें सफलता बिल्कुल आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने युवा नेतृत्व को स्थापित करने में जो भूमिका निभाई है और जो एक नैरेटिव कायम कर दिया है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। लगातार वो अपने उसमें कहते रहे कैंपेन में कि नीतीश जी थक चुके हैं। नीतीश जी से हमें नीतीश जी थक चुके हैं। क्या वाकई में नीतीश थक चुके हैं? जेडीयू खेमे से क्या हाल चला रही है? जेडीयू नेता संजय सिंह से इंडिया न्यूज संवाददाता ऐश्वर्या ने बात की है। एक बार हम सुनते हैं। नीतीश के बारे में अगर ये कहा जा रहा है कि टायर्ड हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, जेडीयू खेमा क्या सोचता है? नीतीश अगर
इस चुनाव के बाद क्या नीतीश वाकई में संन्यास ले लेंगे? इस पर जेडीयू खेमा क्या चलता है? जेडीयू के बहुत बड़े नेता हैं संजय सिंह, ऐश्वर्या ने बात की है, सुनिए। संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? अर्ली ट्रेंड्स हैं भले ही, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन को लीड मिल रही है अभी भी? नहीं, देखिए, हम लोग लीड लेंगे एनडीए और हमारा सरकार बनेगा, निश्चित तौर पर सरकार बनेगा। जो एग्जिट पोल में जो सीट हराया जा रहा था वो करीब करीब उससे ज्यादा सीट हम लोग जीत रहे हैं। ये दर्शाता है कि बिहार के जनता को नीतीश कुमार जी के किए हुए कार्यों पर भरोसा है। लेकिन महागठबंधन लगातार कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। आज भी जिस तरीके से महागठबंधन क्या कहेगा कि हम हार रहे हैं? निर्दलीय उम्मीदवार भी कहता है हम जीत रहे हैं, जिसको 1000 वोट नहीं आता वो भी कहता है हम जीत रहे हैं। इसलिए आने दीजिए रुझान। बीजेपी और जेडीयू में कौन सबसे ज्यादा सीट्स लेके आने वाला? संजय सिंह मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचे हैं। साफ तौर पर संजय सिंह, एनडीए प्रवक्ता कह रहे हैं कि पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में ही बिहार चुनाव जाने वाले हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज। लड़ाई बिल्कुल अंतिम दौर तक लड़ेंगे और बिल्कुल ठीक ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि कंगारू टीम कही जाती है, उनके बारे में एक ही बात कही जाती है, जब तक अंतिम गेंद का सामना ना कर लें तब तक ना तो अपनी हार मानते हैं ना अपनी जीत मानते हैं। जेडीयू के साथ कुछ ऐसा ही है। रामदेव यादव जी, जवाब दें आप। अभी भी जेडीयू का यही कहना है, सरकार हमारी बनेगी, जल्दबाजी ना करें। ये स्वप्न देख रहे हैं, इनके कारनामे उजागर हो गए हैं और इन्होंने जो कुकर्म किया है, जनता का, जनमानस का अपमान किया है, भ्रष्टाचार फैलाया है, शिक्षा को चौपट किया है, कारखाने नहीं खुलवाए और पिछले गीत गा रहे हैं 15 साल का। इन्होंने 15 साल में कितना उद्योग धंधा किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिराया। और अरे उद्योग धंधा समंदर के किनारे वाले संजय राउत अपनी बात रख रहे हैं, इस बीच सुन लेते हैं उनको जरा। एका तरुण नेत्यानं, ज्याचा काल 31वा वाढदिवस झाला, त्यानं देशाच्या केंद्रीय सत्तेला भल्या भल्या नेत्यांना आव्हान देऊन सगळ्यांसमोर एक जी ताकद उभी केली आहे बिहारमध्ये, मला असं वाटतं की ज्या प्रकारची टक्कर तो देतोय आता या क्षणी, काटेकी टक्कर ज्याला म्हणतो ती सुरू आहे। आखिर राजनीति कैसे की जा सकती है? एक नया नेतृत्व बिहार में कांटे की टक्कर जरूर दिखाई दे रही है बिहार में, लेकिन युवा नेतृत्व जो 31 साल का एक युवा है, तेजस्वी को लेकर संजय राउत कह रहे हैं बिहार के नतीजों और रुझानों। नीतीश कुमार जी असतील, भारतीय जनता पक्षाचे, एनडीएचे अनेक सगळे प्रमुख नेते होते, तो जंगल राज भोवतीच फिरत राहील। खरं म्हणजे 15 वर्ष कोणाचे जंगलराज होतं हा प्रश्न लोकांना तेव्हा पडला होता, पण जेव्हा संपूर्ण निकाल हातात येतील दुपारी 12 नंतर, तेव्हा लोक जंगलराज। संजय राउत की तीखी टिप्पणी। संजय राउत के मुताबिक संजय राउत कह रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार हो या बीजेपी के नेता, इन्होंने बिहार में जंगल राज को लेकर जो बात की, तो पिछले 15 सालों में किसका जंगल राज रहा है ये लोगों ने देखा है। लेकिन ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, 12 बजे के बाद जब ये तय हो जाएगा कि आखिर किसकी सरकार बन रही है और नतीजे पूरे तौर पे आ जाएंगे। मनीषी, लेकिन फाइट बहुत ही ज्यादा क्लोज हो चली है, जहां पर एनडीए ने भी 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए 101 सीट पर आगे, महागठबंधन 108 सीट पर आगे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते ये क्लोज फाइट कहीं किसी टाई में तब्दील ना हो, और जब टाई में तब्दील होगी तभी जाकर के ये मामला बहुत ज्यादा दिलचस्प बनेगा। फिर से आप समझ लीजिए, आरजेडी महागठबंधन 108 सीट पर आगे, एनडीए महागठबंधन एनडीए 102 सीट पर आगे, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 102 सीट पर आगे चल रहा है, 108 पर महागठबंधन आगे है, 3 पर एलजेपी आगे है, 3 पर अदर्स आगे हैं, और इन 3 में 2 पर बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है। अभी की यह बड़ी खबर है, और अगर यहां से कोई बाजी पलटती है, अगर यहां से कोई बाजी कहीं पर लेकर के जाती है, तो इनमें आंध्र प्रदेश है, इनमें मगध है, इनमें वैशाली है। कहा यह जा रहा है कि आंध्र प्रदेश, मगध, वैशाली और पूर्वी चंपारण, इन चारों जगह से अभी भी बहुत कुछ गेम चेंज हो सकता है। अगर गेम चेंज होगा तो नीतीश के लिए ये खबर कितनी बड़ी होने जा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और अभी एनडीए 104, महागठबंधन 109। फिर से आप जान लीजिए, बहुमत का जादुई आंकड़ा है 122 का, महागठबंधन 109 पर अभी है, और 104 अभी एनडीए
का आंकड़ा चल रहा है और महागठबंधन में 68 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। आरजेडी आगे चल रही है। पिछली बार जो आरजेडी का आंकड़ा था 80 सीटों का आंकड़ा था और अभी 68 यानी 68 पर आरजेडी आगे है। बीजेपी 57 पर आगे है। बीजेपी का 57 पर आगे होने का मतलब यह है 53 से ज्यादा यानी पिछली बार से कहीं ज्यादा उसके आंकड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं। और बीजेपी का अगर ये 57 का आंकड़ा आ गया है यानी बीजेपी अपनी लकीर और कितनी लंबी खींचेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। जेडीयू 43 सीटों पर आगे चल रही है। लेफ्ट पार्टीज में से भी 5 सीटों पर लेफ्ट पार्टीज आगे चल रही हैं। कांग्रेस 26 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी बात यह है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली बार भी कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस क्या 27 सीटों का आंकड़ा अपना पार करेगी या फिर नहीं। 106, 108, 106, 108 और यहीं पर आकर के मामला बहुत ज्यादा अटक रहा है। राशिद, ये फोटो फिनिश की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर आप रुझानों को देखें तो ऐसा लगता है कि ये फोटो फिनिश ना हो जाए। और इसके साथ साथ आप देखिए, जैसा कि मैंने कहा था जब आपने बाका के पहले रुझान की बात की थी राशिद, मैंने कहा था ये कबड्डी है उत्तुत्तु। ये बहुत बड़ी खबर आ गई है। एनडीए आगे महागठबंधन से एनडीए आगे 108 पर एनडीए आगे और महागठबंधन 107 सीटों पर आगे है। 107 यानी टाई। बहुमत का जादू आंकड़ा है 122 का। 107 एलजेपी 3 पर आगे और 3 पर अदर्स और इन अदर्स में 2 बहुजन समाज पार्टी हैं। 107 पर एनडीए आगे, 107 पर महागठबंधन आगे, यानी कि महागठबंधन का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ में बदल रहा था। लेकिन मैंने आपसे कहा था आंध्र प्रदेश, वैशाली, मगध, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहां के ट्रेंड अभी आने बाकी हैं और जैसे जैसे यहां पर ईवीएम खुलती चली जा रही है, जैसे जैसे ईवीएम के आंकड़े सामने आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये पता चल रहा है कि हां एनडीए और महागठबंधन के बीच फोटो फिनिश यानी बहुत ही क्लोज मैच चल रहा है। और 107 यानी 2 आईपीएल का आज फाइनल मुकाबला है, इंडियन प्रीमियर लीग का भी और इंडियन पॉलिटिकल लीग का भी। इंडियन पॉलिटिकल लीग जिसमें बिहार की रणनीति है और बिहार का रण क्षेत्र है और इनमें 107 पर एनडीए आगे, 108 पर महागठबंधन आगे है। बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 का है, फिर से आप देख लें। और इनमें भी एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी सीट, महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी सीट। वोट शेयर, वोट प्रतिशत में और सीट शेयर में कितना आगे ये दोनों ही पार्टीज निकलती हैं, इसी पर बहुत हद तक चीजें डिपेंड हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा फेरबदल होता हुआ दिख रहा है। 109 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और 108 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है। अभी तक जो मुकाबला एक तरफा लग रहा था, अब एनडीए सीधे टक्कर में आ गई है। आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं और देखिए डबल इंजन बनाम डबल युवराज के तौर पर बीजेपी ने इसे पेश किया था। क्या उसी का ये असर है? क्या नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का असर है? लेकिन फिर से एक बार टैली चेंज होती हुई आपको दिख रही है। 107 सीटों पर एनडीए की बढ़त है, 110 सीटों पर महागठबंधन की बढ़त है। लेकिन एनडीए फाइट बैक कर रहा है और ये जो तब्दील होते हुए रुझान है वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं बिहार की सियासत में। देखना होगा तेजस्वी यादव की तरफ से आखिर ये तय कर लिया गया। आखिर तेज प्रताप ने आज सुबह ही ट्वीट कर दिया कि तेजस्वी भवा बिहार। क्या इस तरह का जो सपना है साकार हो पाएगा या फिर कुछ फेरबदल हो जाएगा? बड़ी खबरें जो आ रही हैं उनमें मोकामा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी के अनंत सिंह आगे हैं मोकामा से। मैं वीआईपी सीट के बारे में बता रहा हूं। पटना साहिब में परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। पटना साहिब से कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा आगे हो गए हैं, बीजेपी के नंद किशोर यादव पीछे हो गए हैं। अररिया से जेडीयू की शगुफ्ता अजीम आगे हो गई हैं। जोकीहाट विधानसभा से बीजेपी के रंजीत यादव आगे हो गए हैं। गोपालगंज आप चले जाते हैं, कुचायकोट विधानसभा में जेडीयू के पप्पू पांडे आगे हैं और इनमें जो नाम आगे चल रहा है खासतौर से मोतिहारी में ओम प्रकाश चौधरी आरजेडी से आगे हैं, प्रमोद कुमार बीजेपी से पीछे हैं और मेरे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी मेरे साथ में जुड़ गए। राणा जी, बिहार की राजनीति को आपसे बेहतर समझने वाला आज तक मुझे नहीं दिखा है और ऐसे में अब ये बताएं, ये जितनी क्लोज फाइट हो चली है इनमें आपकी एनालिसिस अभी तक क्या कहती है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, पार्टियों के हिसाब से, महागठबंधन के हिसाब से? राशिद, ये अभी जो आंकड़ा हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आप इसको मान ले कि नतीजों तक जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है एनडीए के लिए और 4-5 बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि 15 साल की नीतीश की सरकार, एनडीए की सरकार, उसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, बाढ़ के हालात में 12-13 जिलों के लोग, 50 लाख लोग लगातार जूझते रहे, उन तक मदद नहीं पहुंची, चाहे कारण जो भी रहा हो। इस कोरोना के काल में एक बड़ी आबादी 30 लाख के आसपास बिहार आती है, रोजगार के लिए भटकती है, अपने परिवार को भूखा अपने साथ रखती है और वो नाराज गुस्सा होती है और गुस्सा समाज में फैलता है, पसरता है, सरकार के खिलाफ एक आवाज उठती है। और ऐसे माहौल में भी अगर दोनों बराबर पे हैं, एनडीए और महागठबंधन, बावजूद इसके कि
एक दो धड़ा एनडीए का है, एलजेपी वो अलग से लड़ रहा है, उसने बहुत नुकसान किया जेडीयू का। मेरा अपना अनुमान है कम से कम 22 ऐसी सीटें हैं जिस पर एलजेपी ने जेडीयू का नुकसान किया है। अगर वहां जेडीयू हारती है, आरजेडी निकलती है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एलजेपी है। ये दीगर बात है कि बीजेपी के 4-5 नेता जो बागी हो गए थे या फिर जिनको टिकट नहीं मिला, वो जेडीयू के हिस्से में सीटें चली गई, वो एलजेपी के जरिए आए हैं। वो कुछ नेता जीत करके आएंगे, 4-5 लोग आ सकते हैं। लेकिन यह जो मौजूदा स्थिति है, जो आंकड़ा है, यह बताता है कि बिहार में अगर इस आंकड़े को आप समझना चाहें तो उसका एक ही बड़ा कारण हो सकता है कि जो परंपरागत वोटिंग बिहार में होती रही, क्योंकि इस बार देखिए वोट परसेंटेज में बहुत फर्क नहीं पड़ा है। पिछली बार 56% वोट था, इस बार लगभग 55% के आसपास है। आबादी जरूर बढ़ी है, वोट देने वालों की तादाद बढ़ी है, लेकिन जो परंपरागत तरीके से वोटिंग होती रही है आरजेडी प्लस और अदर देन आरजेडी के लिए, यानी कि मुस्लिम और यादव एक साथ जब जाते हैं तो बाकी जातियां पोलराइज होने लगती हैं। और हो सकता है कि बाद के जो 2-3 फेज रहे हों उसमें ऐसा हो, तभी आपको ऐसा नंबर दिख रहा है। अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो ठीक है। आरजेडी ऑफिस राणा जी आपके पास दोबारा आते हैं। सरदार आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से पंखुड़ी पाठक भी जुड़ गई है। लेकिन पहले हम चलते हैं पटना। आरजेडी दफ्तर से बरखा शर्मा लाइव रिपोर्ट कर रही है। बरखा, आरजेडी दफ्तर जश्न शुरू हो गया है नहीं अभी? नहीं राशिद, इंतजार शायद किया जा रहा है, थोड़ी तस्वीर थोड़ी और क्लियर हो जाए और शायद इसी बात का इंतजार है। बहुत ज्यादा कोई भीड़ यहाँ पर नहीं है। तस्वीरें मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं। अगर अंदर की आप तस्वीरें देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा मीडिया कर्मी आपको जरूर नजर आ जाएंगे, लेकिन चुनिंदा कार्यकर्ता जरूर है। तस्वीर को साफ होने का इंतजार जाहिर तौर पर हो सकता है किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ तेजस्वी यादव ने जो अपने कार्यकर्ताओं से शायद एक अपील की है कि चाहे नतीजा जो भी यहाँ पर रहे उसको एकदम शालीनता से आपको स्वीकार करना है, जीते तो जीते और या फिर जो दूसरी तस्वीर हो उसके लिए भी तैयार कार्यकर्ताओं को रहना होगा। लेकिन अभी बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर नहीं आती, इंतजार यहाँ पर करना होगा। जैसे जैसे रुझान अभी देखिए ज्यादातर सीटों के सामने आए हैं, उसी के बाद यहाँ इस दफ्तर की तस्वीर कैसे बदल जाएगी ये हम अब एक बार बीजेपी के प्रवक्ता का जल्दी से रुख कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रुझान बदल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बीजेपी के प्रवक्ता के जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं उनकी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही होंगी। आरपी सिंह साहब, इतना तो तय है कि अगर जो एनडीए के भीतर हमने उठापटक देखी और जिस तरीके से लगातार हमलावर थे नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान, अगर ये उठापटक नहीं होती और नीतीश कुमार का भरपूर साथ दिया जाता हर तरफ से, तो कम से कम ये जो ऊपर नीचे का मामला लग रहा है वो नहीं रहता, उहापोह की स्थिति नहीं रहती। देखिए, अब एलजीपी के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके नेता चिराग पासवान के दिमाग में क्या चल रहा है, उससे हम बी टीम तो आप ही की है ना सर, लोग यही कह रहे हैं। अब लोगों का कहने पे जाते तो हम चुनाव लड़े ना, कट्टर का, और अब भी कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और जब उसको कहीं उसमें बदल नहीं है, वो लगातार ये कह रहे हम जीते ज्यादा, वो जीते ज्यादा, और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, बड़ा स्पष्ट है। तो वो उनकी इच्छा है जो ऊपर मन से बोल दिया सर आपने, ऊपर मन से बोल दिया कि हमारे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन अंदर खाने तो कुछ और चल रहा था। अभी देखिए, हालांकि आप लोग फाइट बैक कर रहे हैं। आपके पास तो स्टेथोस्कोप है तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप डॉक्टर भी हैं, मेरे मन की बात आप जान सकती हैं, परंतु जो सच है मैंने बोला आपको, और ये मैं नहीं बोल रहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला, हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने बोला, और लगातार बोला हम सब ने कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे। एक बात, दूसरी बात स्वस्थ समझिए, अभी और 2 घंटे बाद आपके चैनल पर दोहराऊंगा मैं, और तब आपसे पता लग जाएगा आउटकम क्या है। एग्जैक्ट आउटकम में हम सरकार वहां बना रहे हैं और कंफर्टेबल मेजोरिटी सरकार बनाएंगे। ये अभी अर्ली ट्रेंड है, जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है, हम लगभग 138 सीट पे आ गए हैं वहां पर समय। अगर हम अच्छा, आपने मेरी कुलीग शुभ्रा को ये कहा कि हम ये अंदाजा ना लगाएं कि आपके मन में क्या है क्या नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपके मन में नीतीश कुमार हैं, होने भी चाहिए, ईमानदारी है आपकी। आपके गठबंधन के मन में नीतीश कुमार हैं, होने भी चाहिए, लेकिन आपके मन में चिराग पासवान है या नहीं? चिराग पासवान की पार्टी बाकी जगह पे, झारखंड में हमारे विरोध में चुनाव लड़ी, तो उसको थोड़ा कि हमारा वो अलायंस अपनी जगह है, सेंटर का ये लोकल इश्यू अपनी जगह है, तो वो ओपन है, ये इनके ऊपर उनकी मर्जी जो करें, परंतु हमारी तरफ से चिराग बिहार में सरदार आरपी सिंह, बिहार में एक कहावत चलती है, मन मन भावे मुड़िया हिलावे, बिल्कुल वही चल रहा है।
इसीलिए हम ये जानना चाह रहे थे, हम कोई कयास नहीं लगा रहे, बस इतना ही जानना था कि आपके मन में चिराग पासवान है या फिर नहीं। और देखिए बड़ा दिलचस्प है सर, बड़ा दिलचस्प है कि चिराग पासवान खुद को हनुमान मान रहे हैं, मोदी जी को राम मान रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लक्ष्मण मान लेते तो ये स्थिति जो है कुछ और नजर आती। नीतीश कुमार को लक्ष्मण नहीं मान पाए वो। अब सरदार आरपी सिंह, रही बात स्टेथोस्कोप की ना, तो मेरी कोलीग शुभ्रा सुमन इतनी सीनियर तो हैं कि स्टेथोस्कोप भले ही ना हो, लेकिन माइक की ताकत किस तरीके से इनके पास में रही है हम सभी ने देखी है। 25 दिन इन्होंने मिथिलांचल से लेकर के, मेरी बात सुने आप, मिथिलांचल से लेकर के तिरहुत तक, मगध से लेकर के वैशाली तक, पूर्वी चंपारण से लेकर के पश्चिमी चंपारण तक सब कुछ नापा है। और इसीलिए भले ही नहीं ये ना पता हो कि आपके मन में क्या है, लेकिन जनता के मन में क्या है इन्होंने ही हमें भी बताया है और पूरे देश को बताया। पंखुड़ी पाठक के पास में आते हैं। पंखुड़ी पाठक, टफ फाइट नजर आ रही है, अभी तक बाँछें बहुत ज्यादा खिल नहीं थी। एनडीए 108, महागठबंधन 110, क्या चल रहा है दिल और दिमाग में? शुरुआत ध्यान है और हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि हमें बहुमत नहीं मिलेगी, बहुत स्पष्ट बहुमत मिलेगी, क्योंकि हमारे नेता लगातार ग्राउंड पे थे, चाहे बाढ़ का समय हो, चाहे जिस समय पूरे देश से जो हमारे बिहार के लोग थे उनको भगा दिया गया था, उनको वो सड़कों पे चल के खाली पे बिना पानी के जिस समय वो चल के आ रहे थे, उस समय भी हम लोग वहाँ पे समाज सेवा कर रहे थे। और अभी भी चुनाव के समय भी हम लोगों ने देखा है कि कितना रोष है इस सरकार के खिलाफ। और देखिए पहले भी बिहार ने पहले भी भाजपा के खिलाफ ही पहले भी जो मत दिया था भाजपा के खिलाफ था, लेकिन अपने भ्रष्ट तंत्र से, अपने भ्रष्टाचार से, अपने षड्यंत्र से जनता के मत के खिलाफ जाकर भाजपा ने बिहार में सरकार बनाई थी। इसीलिए बिहार की जनता इस बार जानती है कि उनको बहुत स्पष्ट बहुमत देनी है महागठबंधन को, पंखुड़ी, एक बुनियादी सवाल है पंखुड़ी, एक सवाल है मेरा। आपने जितने भी इल्जाम आरोप इस सरकार पर मढ़े हैं वाजिब हैं, सब लोग यही कहते रहे कि चुनाव के दौरान लोग बहुत नाराज हैं, जमीन पर हवा महागठबंधन के हक में बह रही है। लेकिन जो अभी रुझान मेरे सामने दिख रहे हैं, 108 एनडीए, 110 महागठबंधन, ये बराबरी की लड़ाई है। 15 साल जो सरकार रही है, जिस सरकार के सामने इतने सवाल रहे हैं, इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी की बात होती रही है, उसके बाद भी लड़ाई यहाँ खड़ी है, तो यह तो अपने आप में आपकी एक बड़ी हार है। यह महागठबंधन की हार है, ये एनडीए की अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। हार नहीं तय होती है, ये बात कुछ घंटे बाद जब आप और हम करेंगे तब हमारी जीत बिल्कुल स्पष्ट होगी। और जो भी लोग, आपके भी जितने भी रिपोर्टर, आपके जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट ग्राउंड पे थे, उन्होंने देखा होगा कि सिर्फ यहाँ पे रोष का मामला नहीं था, यहाँ एक उम्मीद जो महागठबंधन से, जो तेजस्वी यादव से एक उम्मीद है कि जो प्रगति के पथ पे बिहार को ले जाया जाएगा, जो बढ़ती बेरोजगारी है, जो बढ़ती महंगाई है, उस पर जो जिस तरह की आगे पॉलिसी चाहिए, उसको लेकर जनता ने वोट किया है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो जनता के मुद्दे थे, जो असल मुद्दे थे, हमने पूरा चुनाव उन पे लड़ा, क्योंकि भाजपा ने पूरे चुनाव में भटकाने का काम किया। और देखिए भाजपा तो अपनी हार पहले ही स्वीकार कर चुकी है। आप देखिए जिस तरह से नीतीश जी मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, यह जो अभी एग्जिट पोल्स जितने भी रहे हैं उस तरह का नतीजा आ जाए तो बात दीगर है। अभी जिस तरह के रुझान हैं और स्क्रीन पर जो अंक दिख रहा है, उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव से लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा थी। 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में देने का उन्होंने वादा किया है, बहुत अच्छी बात है। लोगों ने माना कि दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, यह सब कुछ बिहार में नहीं है, तेजस्वी के आने के बाद मिल जाए। यह इतनी बड़ी उम्मीद किसी आदमी से लोगों ने जोड़ी हो और उस उम्मीद के आधार पर एग्जिट पोल भी इस तरीके से अपनी बात कहते रहे हों, पार्टी ने मन में लड्डू अपने फोड़ लिए हों, सारा इंतजाम हो गया हो, उसके बाद भी अगर बाजी पलट जाती है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए जरूर अगर ऐसा होता है तो हम सोचेंगे, लेकिन मैं भी यहाँ पे आपसे कह रही हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस में ये बात कह रही हूँ कि अभी से कुछ घंटे बाद जैसा एग्जिट पोल ने दिखाया, उससे भी ज्यादा एक स्पष्ट बहुमत महागठबंधन को मिलने वाली है। और जितनी भी तेजस्वी जी से और महागठबंधन से जितनी भी उम्मीद बिहार की जनता लगाए बैठी है, उन सभी उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे और बहुत उनका जो मैंडेट है वो बहुत क्लियर आने वाला है। कुछ घंटे बाद हम इस पे चर्चा कर लेंगे और हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। मेरे ख्याल से एडिटोरियल टीम को अभी 3 चीजें जरूर ब्रेक करनी चाहिए। रुझानों में बहुत बड़ा उलटफेर, ये ब्रेक करें। टफ फाइट हो गई है, ये भी ब्रेक करें। और 122 जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है, महागठबंधन कितना पीछे है और एनडीए कितना पीछे है, ये 4 पट्टियां तुरंत ही एडिटोरियल टीम ब्रेक करे, क्योंकि अभी की ये बड़ी खबर है। और एलजेपी के राजेश भट्टा जी के पास में जाना बहुत जरूरी है। राजेश भट्टा जी,
अभी की जो तस्वीर बन रही है ना, बिल्कुल 2005 वाला जो पहला वाला विधानसभा चुनाव था ना, 2005 में 2 चुनाव हुए थे। पहले वाले चुनाव में रामविलास पासवान जी ने ये कहा था कि किंग मेकर हम बनेंगे। अब ये बताइएगा, अगर वाकई में चुनाव फंस गया, नीतीश कुमार को यानी एनडीए को अगर जरूरत पड़ गई 3 या 4 सीटों की, और वो 3 या 4 सीटें अगर एलजेपी के पास में रही, तो चिराग पासवान क्या करेंगे? देखिए, हमने पहले ही कह दिया है कि बिहार में अब भाजपा के नेतृत्व को हम स्वीकार करने जाएंगे, हम जेडीयू के नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नीतीश मुक्त बिहार हमारा पहला मकसद था। इसी स्टैंड को लेकर हम बिहार में चुनाव लड़े हैं, और निश्चित तौर पे आप देखेंगे ये तो रुझान है, परिणाम को आने दीजिए। परिणाम जब आएगा तो बीजेपी एक बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ेगी, और हम भाजपा के नेतृत्व में बिहार में बिटवीन द लाइंस क्या बहुत कुछ आप भी पढ़ गए? एलजेपी के नेता का यह कहना था कि अभी नतीजे आने दीजिए, हमें बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर होगा। देखिए क्या है, अभी चिराग पासवान ने बिहार में जो भी राजनीति की है वो बीजेपी के इशारे पर की है, और उनको ये पता है कि जो कुछ भी पीछे पर्दे के तय हुआ है उसी के आधार पर उन्होंने वहां बिसात बिछाई है, पूरी शतरंज की बाजी खेली है। बिहार में नतीजा जो भी आएगा, बीजेपी अगर कहती है कि चलिए एक बार फिर से आप नीतीश कुमार को नेता मान करके समर्थन दीजिए, अगर देने की हालत में एलजेपी आती है तो मेरा अपना अनुमान है कि 4 से 6 सीटें एलजेपी के हिस्से में आएंगी। और इस बार अगर हालात ऐसे रहते हैं तो 2-2, 3-3 सीटों की दरकार भी पार्टियों को पड़ेगी सरकार बनाने के लिए, और वैसे में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी भी अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन बीजेपी अगर नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनाने को आती है और एलजेपी को कहती है कि आप समर्थन दीजिए, तो चिराग पासवान के लिए हाँ कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, यकीन मानिए। लेकिन राशिद, एक बात राणा भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं लगातार आपको सुन रहा था, आपका विश्लेषण, मुझे ऐसा लगता है कि वो चिराग अब बगले झांकेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम नीतीश को जेल भेजेंगे, अब वो खुद अंदर आ जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। चिराग पासवान के पास एक ही फायदा इस बार हुआ है कि चिराग पासवान अगर एनडीए के साथ रहते तो बड़े बड़े मंचों पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ किसी कोने में बैठे हुए कुर्सी पर दिखाई पड़ते और 2-3 मिनट बोल करके निकल जाते। लेकिन बिहार की इस बार की उनकी सभाओं में बहुत भीड़ थी, और वो सैलाब की तरह थी। मंच उनका था, भीड़ उनकी थी, सभा उनकी थी, बैनर उनका था, नारे उनके थे, भाषण उनका था। तो कुल मिलाकर के बिहार में एक नौजवान नेता के तौर पर चिराग पासवान उभर गए हैं। उन्होंने अपनी जमीन तैयार कर ली है। वोट भी मेरा लगता है कि 6 से 7% के आसपास होगा, और पिछली बार जैसे 2 सीटें थी 2015 में, इस बार 2 से ज्यादा होंगी। तो फायदे का सौदा उनके लिए रहा जरूर है, लेकिन उन्होंने नुकसान जेडीयू का किया है। अगर जेडीयू के साथ रहते, एनडीए के साथ रहते, तो मुझे लगता है कि आंकड़ा बहुत कुछ आगे कह रहा होता, और फिर हालात, हम लोग सरकार किसकी बनेगी और कब बनेगी, और ये टकराहटें कैसे कब तक चलेंगी, नतीजा कब तक आएगा, इस पर नहीं होते, बल्कि सूरत साफ हो गई होती। लेकिन सरदार आरपी सिंह के मन में क्या है, मैं कोई कयास नहीं लगाऊंगा, कोई अंदाजा नहीं लगाऊंगा, लेकिन सरदार आरपी सिंह, एलजेपी के नेता का यह कहना है कि अगर जरूरत पड़ी सरकार बनाने की तो जेडीयू का मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए होगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चाहिए होगा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर 117-18 तक एनडीए जाकर के रुकता है, 4 से 5 सीटें अगर एलजेपी से लेनी पड़ी, एलजेपी ने यह कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो नीतीश को कैसे मनाएंगे आप लोग? मैंने वापस कहा, आपके पास आंकड़ा कुछ हो रहा है, मेरे पास आंकड़ा 138 का अभी है, और आप बोलोगे तो ब्रेकअप, यानी बीजेपी को, एनडीए को चिराग की जरूरत नहीं है, यही कहना चाहते हैं ना आप? 138 का आंकड़ा मेरे पास है, पर आपके चल वापस आ रहा हूँ, करूंगा, पार्टियों को जाऊंगा, जमीनी हो रहा है, आप हवाबाजी में फ्री राइड करती है, आपको फ्री राइड करके सरदार आरपी सिंह, शायद आप ये कहना चाहते हैं कि हवाबाजी, हम कोई हवाबाजी नहीं कर रहे, स्पेकुलेशन करना हमारा काम है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ससम्मान हम आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहे हैं जो अभी के आ रहे हैं, और तीसरी बात यह है कि हम यही जानना चाह रहे हैं कि आपका मत क्या है, आपका मन क्या है, आपकी स्पेकुलेशन क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपकी एनालिसिस क्या है, आपका ओपिनियन क्या है। और अगर आपको ये हवाबाजी लग रही है तो आंकड़े जैसे जैसे बदलते चले जाएंगे। फिर से मैं दोबारा आपको लेकर के आऊंगा साथ में पंखुड़ी पाठक। आंकड़े जिस तरह से अंतिम दौर में अब बदलने 3-3.5 घंटे में बदलने लगे हैं, और रुझानों में जिस तरह का उलटफेर चल रहा है, क्या यह माना जाए कि ऐसे ही वक्त के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे को दिल्ली से पटना भेजा गया है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी
बहुत शुरुआती है ये रुझान, और हम लोग बिल्कुल इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि स्पष्ट बहुमत आएगी। जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, उनके पास अपने अलग आंकड़े हैं, तो वो उनको मुबारक है कि वो अपने आंकड़ों से सरकार बना ले, क्योंकि जनता के आंकड़े बहुत अलग होने वाले हैं। जनता के जो आंकड़े होंगे उससे महागठबंधन की सरकार बनेगी, भाजपा अपने आंकड़ों से अपनी सरकार बना सकती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पिछले चुनाव में भी मत जो था वो भाजपा के खिलाफ था, और यहाँ पर तो देखिए कि जो भाजपा और जेडीयू है वो पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुके थे। नीतीश जी को आखिर में ये बोलना पड़ा कि मैं आखिरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे इस बार जिता दो। तो कितनी निराशा पहले से भाजपा और जेडीयू में थी कि भाजपा ने नीतीश जी के तस्वीरें हटा दी अपने पोस्टर ठीक है, अपने अपने आंकड़े हैं, हालांकि ये जो तर्क है ये पीछे छूट गए हैं। अब तो आंकड़ों पर ही सियासत होगी। अगले कुछ दिन तक देखना होगा कि ये जो रुझान नजर आ रहे हैं वो कितना नतीजों में तब्दील होते हैं। लेकिन जेपी दीवान साहब जल्दी से, क्योंकि महागठबंधन के अपने अलग आंकड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अलग आंकड़े लेकर आए हैं, जनता के आंकड़े जो हैं वो क्या उलझाने वाले लग रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल, जनता के आंकड़े देखिए, अल्टीमेटली निर्णय उन्हीं को करना है, जनता के आंकड़ों को ही करना है। और उनका, क्योंकि हर पार्टी अपना जीत का दावा करती है, आखिरी दम तक करती है। और अब तो ट्रेंड ये हो गया है कि अब ट्रंप साहब अभी तक अपनी हार नहीं मान रहे हैं, तो ये एक अलग बात है। एनडीए का आंकड़ा कह रहा है कि वो आगे हो गई है, 113 पर आगे हो गई है एनडीए, और महागठबंधन 111 पर। सर, दो सीटों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। बिल्कुल, ये जमुई में कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर, जमुई जिले के अंदर एक झाझा सीट आती है। डॉक्टर रविंद्र यादव बीजेपी के बहुत मजबूत नेता रहे हैं। इस बार चूंकि ये सीट जेडीयू के पास चली गई थी, तो रविंद्र यादव को एलजेपी ने खड़ा किया था। लेकिन झाझा से अभी दामोदर राउत जेडीयू के हैं, वो 8,604 वोट से आगे चल रहे हैं, बल्कि 8,604 वोट मिले हैं। और राजेंद्र यादव आरजेडी के हैं, उनको 3,781 वोट, 5,000 वोट से आगे चल रहे हैं। झाझा सीट इसलिए कह रहा हूं कि यह लग रहा था कि एलजेपी को चली जाएगी, जेडीयू वहां से हार जाएगी, नहीं हारी। दूसरी इंपॉर्टेंट सीट जो है वो सहरसा की है, जहां की आरजेडी की लवली आनंद मोहन की पत्नी हैं, वो खड़ी हैं, और बीजेपी के डॉक्टर आलोक रंजन हैं। आलोक रंजन 3,000 वोट से आगे चल रहे हैं, और लवली आनंद जो है 3,000 वोट से पीछे चल रही हैं। तो ये दोनों सीटें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी, और यहां बीजेपी या जेडीयू मान के चल रही थी कि ये सीटें उनकी चली जाएंगी, और ये सीटें भी आ रही हैं। इसका मतलब कि स्थितियां बदलेंगी। बिल्कुल। एनडीए का आगे हो जाना, महागठबंधन 2 सीटों से पिछड़ता हुआ लग रहा है रुझानों में। और फिर से एक बार मुझे लगता है कि रामदेव यादव अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेना चाहिए। रामदेव यादव जी, सुबह से ही आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम तो जीत गए। आप देखिए ना, आंकड़ा पलट रहा है सर। 2 सीटें तो अभी फासले में कही जा रही हैं, लेकिन अगर ये फासला और बढ़ता है तो आप लोगों की तो उम्मीदें धरी की धरी रह जाएंगी। भारी अंतर से हम लोग आगे रहेंगे। आप देखिए, परिणाम देखते जाइए। 442 है हमारा, और पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ कि आप आंकड़े देखिए, 1 घंटे में ये पलट जाएगा, काफी पलटेगा। चलिए, शुभकामनाएं आपको, शुभकामनाएं आपको, और आपका कॉन्फिडेंस इसी तरीके से बना रहे। और बिहार के जो नेता होते हैं ना, यही कहा जाता है कि बड़ी वजनदारी होती है उनके में, और उनकी जबान में भी बड़ा वजन होता है। मनोज लाल दास मनु, जो कि जेडीयू के नेता है। मनु जी, अभी हमारा डिस्कशन जिस तरफ जा रहा था ना, आपने भी सुना होगा। एलजेपी के नेता अब ये कहने लगे हैं कि अगर सरकार बनाने की तरफ एनडीए बढ़ती है तो जेडीयू का नेता उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चाहिए, उन्हें स्वीकार्य नहीं है। बीजेपी का अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो ठीक है। ऐसी सिचुएशन में अगर एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है सुशील मोदी को, अगर प्रोजेक्ट किया जाता है नित्यानंद राय को, जेडीयू को मंजूर होगा क्या? देखिए, राजनीति में कुछ धर्म भी होते हैं। एलजेपी ने अपने धर्म को बर्बाद किया, जनता ने उनको सबक सिखाया और सिखाती रही है। आप जो ये दो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि फाइनल रिजल्ट आते आते ये शायद एक भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मनोज जी, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। अगर एनडीए की सरकार बनने के चांसेस होते हैं, एलजेपी ये कहती है कि सरकार हम बना देंगे, हम किंग मेकर हैं, सत्ता की चाबी हमारे पास है और ताला हम खोलेंगे, तभी अगर बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर होगा, मंजूर या ना मंजूर? देखिए, ये बीजेपी को ही नहीं मंजूर होगी। अच्छा, को ही नहीं मंजूर सरदार होगी। यहाँ पर एक वैचारिक बात आ गई। सरदार लेकिन जानते हैं राशिद, दरअसल ये जो स्थितियां हैं,
यह नीतीश कुमार के लिए बहुत मजबूत बुनियाद और जमीन तैयार करने वाली है। नीतीश कुमार का चेहरा कोई देखना नहीं चाहता है। नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार से पूरा बिहार नाराज है। नीतीश कुमार को सिर्फ बीजेपी ने आगे किया और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, सीटें चाहे कम किसी की हो या ज्यादा हो। और वैसे में नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करने के बाद एनडीए के पास 112 है, तो यह नीतीश कुमार के लिए बहुत सुकून देने वाली बात है, क्योंकि नीतीश कुमार को खत्म करने, जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कई हिस्सों से हुई है, यह सब जानते हैं। इस बीच बड़ी खबर देख के राशिद, ये आंकड़े देख के आपको लगता है राणा भाई, राशिद, शुभ्रा कि अंत भले का भला? वो नीतीश कुमार का जो आखिरी भाषण था कि अंत भला तो सब भला और यह मेरा आखिरी चुनाव है। कभी कभार नीतीश कुमार बिहार के कद्दावर नेता हैं, उनके चेहरे को लेकर के दाग नहीं है, किसी भ्रष्टाचार के मामले में वो नहीं फंसे रहे हैं और कम से कम ऐसे नेता माने जाते हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है और वो देश के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। अब वो जुमला उनका या वो बयान उनका बिहार के उस आखिरी चरण के वोट के दौरान या वोटिंग के दौरान कितना काम कर गया, क्योंकि उस समय भी 78 सीटें बाकी थीं और उन सीटों पर कितना असर पड़ा होगा, यह जब नतीजे, ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, फिर हम लोग इसका अनुमान लगाएंगे। हम सीधा पटना का रुख कर लेते हैं राशिद, बिल्कुल हम सीधा पटना का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेजस्वी यादव के घर के बाहर से। ऐश्वर्य, वहां पर क्या चल रहा है अभी, क्योंकि सुबह से आप जेडीयू की तबीयत हमें बता रहे थे, अब आरजेडी की तबीयत कैसी है? बिल्कुल, जिस तरीके से रुझान आते जा रहे हैं, जो माहौल है वो कहीं ना कहीं अब गंभीरपूर्ण होता जा रहा है। मैं इस वक्त तेजस्वी यादव के घर के बाहर हूं और अगर मैं आपको ये नजारा दिखाऊं, कार्यकर्ता लगातार डटे हुए हैं तेजस्वी यादव के घर के बाहर। लगातार उनका कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं महागठबंधन ही बनाने वाली है और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं पराजय हाथ लगेगी। लेकिन अभी भी कई कार्यकर्ताओं से बात हुई तो उनका कहना है कि वो इंतजार और करना चाहते हैं। हालांकि कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी और नीतीश कुमार के कार्यकर्ताओं से आज हमने जब बात करी, संजय सिंह से हमने बात करी, जेडीयू के जो स्पोक पर्सन है उनका साफ तौर पर कहना था कि नीतीश कुमार एक बार फिर चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। जो अर्ली ट्रेंड है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अभी भी 1-1.5 घंटे का इंतजार वो करना चाहते हैं। लेकिन साफ तौर पर लगातार कार्यकर्ता अभी भी तेजस्वी यादव के घर डटे हुए हैं और वो चाहते हैं कि कल जो शांतिपूर्ण बर्थडे बनाया गया था तेजस्वी यादव का, वो आज हर्षोल्लास से भरे और कहीं ना कहीं सरकार यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाए। ठीक है, आप तो तेजस्वी के घर के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे इंतजार है सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के ट्वीट का। पहला रोहिणी आचार्य और दूसरा राजलक्ष्मी। ये 2 बहनें हैं जिन्होंने सोशल मीडिया की कमान संभाली थी। रोहिणी आचार्य लगातार ट्वीट कर रही थी तेजस्वी यादव की तस्वीरों को लेकर के। कल भी उन्होंने ट्वीट किया था, लिखा था गरम चाय की प्याली है, भाई मेरा खिलाड़ी है। राजलक्ष्मी ने ट्वीट किया था, राज तिलक की आई बारी, भाई तेजस्वी सपर भारी। ये 2 बहनें ऐसी हैं जो बहुत ही शक्ति का संबल बनी हुई थी, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, आरजेडी दफ्तर के ठीक बाहर सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। बरखा की रिपोर्ट। बताऊं कि संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, तस्वीर के साफ होने का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इसी बीच यहाँ देखिए जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा, उसको बढ़ाया जा रहा है। सिक्योरिटी पर्सोनल जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर यहाँ तक नहीं, मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगी उस तरफ भी अगर आप देखें तो एक लंबी कतार यहाँ पर आपको नजर आएगी सुरक्षा बलों की जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा बढ़ती हुई यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के इस राज्य कार्यालय की तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने। और देखिए अभी जितनी आसान जीत की उम्मीद यहाँ पर आरजेडी की ओर से की जा रही थी वो तो कम से कम अभी तो स्पष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये उम्मीद शायद खुद आरजेडी ने भी नहीं की थी। एनडीए तो भले ही ये बात कहती हुई नजर आ रही थी कि देखिए जो यहाँ पर एग्जिट पोल कह रहे हैं वो कब पलट जाए इस पर मोहर नहीं लगाई जा सकती है, इसीलिए। और अभी की ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, मीडिया कर्मी मौजूद हैं, जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। लेकिन अभी इस पॉइंट पर जो सुरक्षा है यहाँ पर पूरे के पूरे इस कार्यालय की वो बढ़ाई जा रही है। अब इसका देखना होगा, हो सकता है कुछ जो तमाम नेता हैं उनके पहुंचने का भी ये पूरी तैयारी एक तरह से आप यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो आंकड़े हैं धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन जीत किसकी यहाँ पर होती है उस पर निगाहें हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है और चाक चौबंद यहाँ पर की जा रही है आरजेडी के ऑफिस की।
आगे क्या कुछ होता है लगातार निगाहें हमारी यहाँ पर बने रहने वाली हैं, क्योंकि जो उम्मीद थी उसके उलट कहीं ना कहीं ये नतीजे समझ में आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में बरखा शर्मा, इंडिया न्यूज पटना। इस बात को महसूस कर रहे थे कि जो पब्लिक का रुझान था चुनाव अभियान के दौरान और खास के युवा पीढ़ी का, तो उससे लगता था कि हमारे अलायंस को, आरजेडी अलायंस को कामयाबी मिलेगी, कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी। तो अभी तक तो ये रुझान है, लेकिन हमको लगता है घंटे 2 घंटे के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। तो हम लोग वी आर वेरी मच होपफुल। सर, पूरे कैंपेन के दौरान आप बिहार में थे सर, वहीं से अगर मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस ने जो मुद्दे इस बार इलेक्शन में लेके आए हैं बिहार इलेक्शन में, कितनी सेटिस्फैक्ट्री और कितनी जीत में कामयाबी ला सकती है सर, जो मुद्दे कांग्रेस लेके आई है, महागठबंधन लेके आए? देखिए, महागठबंधन का जो एजेंडा था, अगर हम लोग को कामयाबी हो रही है, अगर बहुमत मिल रहा है, तो इसका मतलब जो हमने एजेंडा दिया उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। हमारा एजेंडा था विकास का, बेरोजगारी का, पलायन का और तमाम जो चीज़ें विकास से जुड़ी हुई थी उसको हमने एजेंडा बनाया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता की कोशिश ये थी कि किसी तरह से वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। एक बार फिर बांग्लादेश की बात, एनआरसी की बात, फिर कुछ इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई, खास तौर पर सीमांचल और उस इलाके में। लेकिन एक तरह से ये कहा जाए कि जनता ने उसको नकार दिया और हम लोग इस बात को, हम तो आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनेगी। तो मेरा आखिरी सवाल है, कांग्रेस 70 सीटों पे लड़ रही है, बहुत महत्वपूर्ण वो 70 सीट है, कितने होपफुल है 2015 से और आज 2020 से परसेंटेज ऑफ जो वोट होंगे, जो नंबर है, कितने बढ़ेंगे सर? बढ़ेंगे। जाहिर है कि हम पिछली बार 41 सीट पर लड़े थे और 27 सीट हमको मिली थी, तो अच्छा परफॉर्मेंस था हमारा। हमको लगता है कि इस बार भी उसी प्रकार का परफॉर्मेंस होगा और लगभग 40 सीट हमको आनी चाहिए। सर, तो कांग्रेस महागठबंधन जीत के लिए तैयार है, क्या कहते हैं इसको? क्या मतलब कितने होपफुल हैं सर जीत के लिए? बताया तो कि 40 तक आने की उम्मीद हमारी है कांग्रेस को। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अभी चंद दिनों पहले ही एलिवेट किए गए हैं तारिक अनवर, और बिहार के बड़े नेता हैं, बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और तारिक अनवर का भी कॉन्फिडेंस ये कह रहा है कि नहीं, महागठबंधन की सरकार बनेगी। और अभी चाली दिखाना बहुत जरूरी है। एनडीए 109 सीटों पर आगे, महागठबंधन 112 सीट पर आगे, 5 पर एलजेपी आगे चल रही है और अदर्स 10 सीट पर आगे हैं। और इन अदर्स में अररिया से एआईएमआईएम आगे चल रही है और बहुजन समाज पार्टी भी 2 सीटों पर आगे चल रही है। बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम, इन दोनों का रुख क्या रहेगा, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और नीचे हम ब्रेकअप भी आपको दिखा रहे हैं, और ब्रेकअप के अलावा हर एक जिले यानी 38 जिले 243 सीटों का ब्रेकअप क्या है, यह भी आपको नीचे पता चल रहा है, नीचे की पट्टी में। और अपनी सारी बातें रखूंगा। जो रुझान चल रहे हैं वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। हमें जनता पे पूरा विश्वास है। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों की सेवा की है, जो झोपड़ी के वोट है, उन पर हमें पूरा विश्वास है। 5 बजे शाम तक सरकार बनाने का भरोसा है, सरकार बनाने का भरोसा है। संजय जायसवाल को सुन रहे थे आप। संजय जायसवाल अभी भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि अंतिम नतीजों का इंतजार करें, लेकिन एनडीए और महागठबंधन के बीच बहुत टफ फाइट चल रही है। और इस टफ फाइट में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, और खासतौर से उत्तर बिहार की कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पर सबसे क्लोज फाइट महागठबंधन और एनडीए के बीच में चल रही है। एनडीए 109 सीटों पर आगे, महागठबंधन 112 सीट पर आगे, एलजेपी 5 सीट पर अभी आगे है। और नीचे अगर एक बार ब्रेकअप हम दिखा सकें कि एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है और महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, ताकि अभी जो दर्शक हमारे साथ ट्यून इन हुआ हो उसकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रेकअप में क्या है खास। 243 सीटों के जो नतीजे हैं, एनडीए 109 पर आगे, जिनमें से 60 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें मिली थी और आरजेडी 71 पर आगे चल रही है। और इसके अलावा कांग्रेस 24 सीटों पर आगे है। लेफ्ट पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही हैं। 110 एनडीए, 111 महागठबंधन का अभी तक का आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। ये टफ फाइट, ये क्लोज फाइट राणा जी कहां किस दिशा में जाती नजर आ रही है? देखिए राशिद, अब ये जो हम स्क्रीन पे आंकड़ा देख रहे हैं, ये नतीजों में तब्दील जाकर के किस तरीके से होता है वो तो बस घंटे 2 घंटे में
सूरत साफ हो जाएगी। लेकिन 2-3 बातें मैं आपको देख रहा हूं। ये जो गठबंधन, महागठबंधन है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस 70 सीटें कांग्रेस के पास थी, 24 पर अभी उसके कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। पिछली बार 41 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और 27 सीटें वो जीती थी। वो कॉम्बिनेशन देखिए, मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। बिहार में जो सोशल कॉम्बिनेशन होता है, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, उसके साथ कांग्रेस आ जाती है तो फिर कांग्रेस की हैसियत बढ़ जाती है। लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी के पास बिहार में एक सांगठनिक ढांचा है। नीतीश कुमार के पास अपनी जाति, कुर्मी जाति का वोट है, उनके पास अपना एक चेहरा है, 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसा फेस है जिस पर कोई दाग नहीं है। ये एक कॉम्बिनेशन है जिसको बिहार में स्वीकार आज भी किया जाता है। आरजेडी के पास वो परंपरागत वोट है जो एमवाई समीकरण के जरिए आता है, 30% के आसपास है। कांग्रेस ने जितनी सीटें लड़ी हैं उनके अनुपात में पिछले चुनाव के मुकाबले वो उसका स्ट्राइक रेट इस बार कम है। आरजेडी के पास स्ट्राइक रेट मुझे लगता है ठीक है। जेडीयू को जिस तरीके से हम कह रहे थे कि जेडीयू 38 से 42 सीटों के आसपास सिमट जाएगी, 47 के आसपास जेडीयू है, लेकिन जेडीयू को अगर एलजेपी ने नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो जेडीयू की सीटों की संख्या मुझे लगता है 60 के आसपास होती। जी, एक और चीज मैं समझना चाहूंगी आपसे राणा जी के जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, क्योंकि मैं भी जहां जहां जा रही थी लोगों से ये पूछ रही थी और कई जगहों पर जो आम लोग हैं उन्होंने ये माना कि हमारे लिए राष्ट्रवाद का मसला बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है तो जाहिर है कि वो मसला लोगों के जहन में अपने आप उभर आता है। तो क्या ये फैक्टर रहा एक जो हम टैली देख रहे हैं उसमें? शुभ्रा, बिहार के मानस को और बिहार के वोटर को नए सिरे से लोगों को समझना होगा। जितने भी एग्जिट पोल्स रहे, जो हमारा एग्जिट पोल इंडिया न्यूज का रहा, वही उसी के समानांतर यह रुझान अभी चल रहा है। बाकी जितने भी एग्जिट पोल्स रहे हैं वो और यह जो रुझान दिख रहा है, दोनों में बहुत का अंतर है। इसका मतलब ये है कि जमीन पर जो समझ करके आपने एग्जिट पोल दिया है, आपकी समझ और जो वोटर है उसकी समझ में अंतर है। अब अंतर कहां है ये बहुत जरूरी है। जो आप कह रही हैं कि राष्ट्रवाद का मुद्दा, मुझे लगता है कि बिहार के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फैक्टर हैं। देश के किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले बिहार में मोदी फैक्टर काम करता है, लेकिन प्रदेश स्तर के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर की बातों को या उन मुद्दों को लेकर के लोग अपना फैसला करें, ये शायद वाजिब नहीं है। बिहार में ऐसा हुआ भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में बनने वाली सरकार और उस सरकार के बनने की सूरत में जो माहौल होगा, जो समाज की स्थिति होगी, शायद लोगों ने उसको भांपा और भांपने के बाद आखिरी वक्त में अपने फैसले किए। क्योंकि आप मीडिया को देखें, जितनी भी रिपोर्ट्स आती थी, सोशल मीडिया हो तो या प्रिंट मीडिया हो तो या ब्रॉडकास्ट टेलीविजन मीडिया हो, तो ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार के लोग खड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि चाहे जो कोई भी कुर्सी पर बैठे, नीतीश कुमार को नहीं बैठना चाहिए। इतनी रिपोर्ट्स आने के बाद, इस तरह का माहौल होने के बाद, एग्जिट पोल के इस तरीके से आने के बाद भी अगर रुझान ये है और यह रुझान नतीजों में तब्दील होता है तो बिहार के मानस को आप समझिए कि बहुत ही मैच्योर किस्म का मतदाता हो गया है। उसको समझ में आ रहा है कि लीडरशिप किसके हाथ में जानी चाहिए, राज्य की बेहतरी कहां है, वो मोदी और नीतीश कुमार के कॉम्बिनेशन में है या तेजस्वी यादव की अगुवाई में बनने वाली सरकार में। सूर्या मैथिल जी, चूंकि दो चेहरों का मुकाबला था और प्रधानमंत्री ने भी लगभग यही पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया था कि एक तरफ तो डबल इंजन की सरकार है, वहीं दूसरी तरफ डबल युवराज हैं। डबल युवराज करके हल्के में आंकने या हल्के में कहने की या प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन यह भी नहीं चला। क्या आपको लगता नहीं कि सीए भी नहीं चला, एनआरसी भी नहीं चला, गलवान भी नहीं चला, राष्ट्रवाद भी नहीं चला, बल्कि अगर कोई चलने वाली चीज है तो वो रोजगार है, अगर कोई चलने वाली चीज है तो कोसी का वो जो प्रवासी मजदूर है वो चलने वाली चीज है, और यही समझ का फेर रह गया आपके लिए? अर्षित भाई, नतीजे ये बता रहे हैं कि बिहार ने एनडीए को समर्थन दिया है। नतीजे ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ रही है। और रही बात जहां तक रोजगार की, तो इस 70 साल इस देश को आजाद हुए जितने साल हुए हैं, उसमें यदि कोई केंद्र सरकार है जिसने रोजगार पे, इकोनॉमी पे काम किया हो ईमानदारी से, और राष्ट्रवाद की तो मैं ये बात कहूंगा वो तो हमारी नसों में है, वो तो कोई हमारे मुद्दा नहीं है। माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एडिटोरियल टीम को तुरंत ही ये खबर ब्रेक करनी चाहिए। 119 एनडीए
बहुमत का जादुई आंकड़ा है 122, 119 पर एनडीए आगे है, महागठबंधन काफी पीछे है, यानी जोड़ दे राशिद तो ये बहुमत है। हाँ, एलजेपी को अगर जोड़ लेते हैं तो बहुमत है। अगर एलजेपी को जोड़ते हैं, और मुझे ऐसा लगता है स्पेकुलेशन नंबर 1, स्पेकुलेशन नंबर 2, स्पेकुलेशन नंबर 3, इस तरीके से करके हमारे ग्राफिक तुरंत ही तैयार होने चाहिए। जो मैं कह रहा हूं उसे ब्रेक कीजिए प्लीज। रुझानों में बहुत बड़ा उलटफेर, ये पहली लाइन ब्रेक होनी चाहिए। अगला ये कि एनडीए 119 सीटों पर आगे है, महागठबंधन 102 सीटों पर आगे। महागठबंधन रुझानों में जो आगे थी अभी चल करके पीछे हो गई है। एलजेपी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। एलजेपी को पिछली बार 4 सीटें मिली थी, एलजेपी अभी 5 सीटों पर आगे है। एनडीए 119 सीटों पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी अभी तक बन करके उभर रही है और बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 का है। अगर एनडीए यानी जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी को मिला देते हैं, बहुमत का जादुई आंकड़ा बन जाता है। अगर बहुमत के जादुई आंकड़े से एनडीए पीछे रह जाती है, एलजेपी किन शर्तों पर, किन मोडालिटीज के साथ में बीजेपी को अपना सपोर्ट करेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। और जेपी दीवान जी को यहां पर लेकर के आना चाहिए। जेपी दीवान जी, जहां पर बड़े बड़े राजनीति के चाणक्य फेल हो जाते हैं ना, वहां पर जनता ये कह देती है कि देखिए ये हमारा जनादेश है। जनता ये बता देती है कि जब हमारी पलटन चलती है ना तो अच्छे अच्छे रह जाते हैं। आधा घंटा पहले, 40 मिनट पहले जिसकी सरकार बनती नजर आ रही थी, वो उनकी लकीर छोटी हो गई है। एक अणे मार्ग और 10 सर्कुलर रोड, इन दोनों के बीच का फासला फिर से बढ़ने लगा है। एनडीए 119, संकेत क्या है? अगर एनडीए थोड़ी सी पीछे रह जाती है तो आपको क्या लगता है एलजेपी सपोर्ट की मोडालिटीज क्या होंगी? देखिए, अभी तक के रुझान से तो लग रहा है कि एनडीए 3-4 सीटों से ही पीछे है अभी बहुमत के, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे लगता है कि उलटफेर पूरे परिणामों में हो सकता है। संभावना ये भी है कि अगर किन्हीं क्षेत्रों में आरजेडी के कुछ या महागठबंधन की कुछ सीटें बढ़ती हैं, एक संभावना दूसरी ये भी बन रही है कि हो सकता है हंग पार्लियामेंट हो जाए, हंग विधानसभा हो जाए। तो दोनों संभावनाएं, अभी हम सिर्फ संभावनाएं ही व्यक्त कर सकते हैं। जेपी जी, जो आंकड़े अभी दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक इंजन का हॉर्स पावर काम करता दिख रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं हॉर्स पावर भी काम कर रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग भी दिख रही है मुझे। क्योंकि अब जो है कि एलजेपी और जो दूसरे हैं जहां से आएंगे जो 8-10 सीटें, उन पर भी दारोमदार आ सकता है पूरे अगली सरकार बनने का। तो ये राजनीति का खेल है जो बड़ा मतलब राणा जी मजेदार होता जा। क्या ये जो डेटा है, क्या ये जो आंकड़े हैं, एक बार फिर से हमें 15 साल पीछे लेकर के नहीं जा रहे हैं? 2005 में जिस तरह से जो पहला चुनाव हुआ था, हंग असेंबली थी, एलजेपी 29 सीटों के साथ, एलजेपी ने ये कहा था हम तो किंग मेकर हैं। न किंग बने, न किंग मेकर बने, न किंग बना सके। स्थितियां थोड़ी अलग थी। वो फरवरी 2005 में चुनाव हुए, फिर अक्टूबर नवंबर 2005 में चुनाव हुए थे, और उस समय एलजेपी की स्थिति बहुत मजबूत थी। 29 सीटों के साथ रामविलास पासवान किंग मेकर भूमिका में थे, और वो कह रहे थे कि हम जिसको चाहेंगे सरकार उसी की बनेगी। आपको माफी के साथ मुझे रोकना पड़ रहा है राणा जी, आपको माफी के साथ रोकना पड़ रहा है, क्योंकि ये बड़ी खबर ब्रेक होनी बहुत जरूरी है। अभी तक रुझानों में एनडीए गठबंधन के जादुई आंकड़े पर पहुंच गई है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचा। इसे पूरी स्क्रीन पर फ्लैश किया जाए, फुल स्क्रीन पर लेकर के आए इस खबर को। 122 बहुमत का जादुई आंकड़ा, यानी एनडीए बहुमत के जादुई आंकड़े को टच कर गया है। हालांकि अभी भी क्लोज फाइट है, कभी कोई आगे निकल रहा है, कभी कोई पीछे जा रहा है। महागठबंधन पीछे हो गया है। महागठबंधन का जो आंकड़ा है 100 का है। राणा जी अपनी बात पूरी करें। ईवीएम चलने शुरू हो जाते हैं और लगभग 2 घंटे हो गए हैं। ये स्थितियां अब बहुत बदलने वाली नहीं है, मान करके चलिए। अब अगले 1 घंटे में जाकर के सेटल हो जाना चाहिए। तो अब एनडीए के पास जो लीड आपको दिख रही है, उस लीड में कमी नहीं हो सकती। वो 2-4-5 सीटों का होगा, लेकिन स्थितियां अब कमोबेश यही आपको दिखेंगी। एक ऐसी सरकार जिसको बनाए रखने के लिए एलजेपी और अदर्स की जरूरत एनडीए को पड़ सकती है। वहां सीटों की खींचतान होगी, खरीद फरोख्त होगी, लोगों को मनाया पटाया जाएगा, सरकार बनाया जाएगा। लेकिन एनडीए अगर सबसे बड़ा घटक दल रहता है, सबसे बड़ा गठबंधन रहता है, तो फिर राज्यपाल सबसे बड़े गठबंधन को बुलाते हैं और एनडीए ही जाएगा सरकार बनाने के लिए आगे। और मुझे लगता है कि अभी 122 का आंकड़ा उसके पास है, एलजेपी के पास 5 है। तो अगर एनडीए जो दिल्ली में आपको दिखता है
जिसमें एलजेपी भी है, जेडीयू भी, बीजेपी है, तो उसके पास बहुमत है और वो सरकार अभी बना रहा है। जो मौजूदा आंकड़ा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसके मुताबिक एक जर्नलिस्ट के तौर पर इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ नहीं हो सकता। रामदेव यादव जी, ये तो वही वाली बात है कि बिहार में अभी तक हम ये पूछ रहे थे कि बिहार में का बा, और बिहार ने ये बता दिया बिहार में ई बा, बिहार में ऊ बा। अच्छा, रामदेव यादव हमारे साथ में नहीं है, डॉक्टर उषा शर्मा के पास में चलते हैं। डॉक्टर उषा शर्मा, अच्छा डॉक्टर उषा शर्मा है, हाँ है डॉक्टर उषा शर्मा। अब आपसे पूरा देश यही जानना चाहेगा कि एनडीए को तो एलजेपी की कोई जरूरत ही नहीं है। एनडीए का जो जादुई आंकड़ा है 122 तक एनडीए पहुंच चुकी है और 238 सीटों के रुझान आ चुके हैं और एनडीए 122 से भी कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगी, यानी एलजेपी की जरूरत ही नहीं पड़ी। डॉक्टर उषा 135 सीटों पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा। स्ट्राइक रेट के मामले में आप लोग बहुत पीछे रह गए, न किंग बना पाए न किंग मेकर बना पाए। लगता नहीं फैसला गलत हो गया? डॉक्टर उषा सुन पा रही हैं आप मुझे? चलिए डॉक्टर उषा तक बात नहीं जा पा रही, पंखुड़ी तक चलते हैं। पंखुड़ी, ये तो वही वाली बात हो गई। 5 साल पहले बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख ने एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद बड़ी आतिशबाजियां की थी और ऐसे ही आप लोगों ने भी तेजस्वी भवा कर दिया था, लेकिन अब तो पूरी तरीके से उलटफेर हो गया है। पंखुड़ी, जो भी बात हम कह रहे हैं वो जो हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन है जनता के बीच जाकर उससे कह रहे हैं, और ये जो रुझानों में इस तरह का उतार चढ़ाव लगा रहता है, मुझे नहीं लगता कि 1-2 घंटे तक हम स्थिति को स्पष्ट समझ सकते हैं, क्योंकि अभी आधे घंटे पहले बिल्कुल अलग स्थिति थी, अभी अलग है, और देखिएगा 15 मिनट बाद हम दूसरी चर्चा कर रहे होंगे। तो इन चर्चाओं का मुझे लगता है अगले 1-2 घंटे तक तो कोई मतलब नहीं बनता है। ये अभी आप अपने चैनल पे कुछ दिखा रहे हैं, दूसरे चैनल पे अलग रुझान दिखा रहे हैं, तीसरे पे अलग दिखा रहे हैं, तो ये उतार चढ़ाव अभी लगा रहेगा। हम लोगों ने तो जनता के बीच में जाकर देखा है, जो जनता के मन में जो झांकी देखा है और जनता का जो मूड देखा है, उससे हम कह सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन के पक्ष में जनता है, बदलाव के पक्ष में जनता है और तेजस्वी जी के साथ महागठबंधन के साथ जनता है, और ये नतीजों पे हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। थोड़ी ही देर में हम ये जो रुझान है इनको भी बदलता हुआ देखेंगे। लेकिन पंखुड़ी, आपने जनता के मन को जिस तरीके से पढ़ा और समाज में जाकर के जो आपने देखा और नतीजा जो सामने दिख रहा है, भले ये रुझान ही सही है, दोनों में अंतर है, तो धोखा किसने खाया? जनता ने आपको धोखा दिया या आप धोखे में थी? नहीं, देखिए, जनता धोखा नहीं देती है। जनता के जो मुद्दे थे बहुत स्पष्ट है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता के मुद्दे अभी भी वही है। रोजगार का मुद्दा है, जो पलायन है उसका मुद्दा है, जो अर्थव्यवस्था है उसका मुद्दा है, और इन्हीं मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा है। और भाजपा ने जो भी मुद्दे उठाए उनका बिहार से कोई लेना देना नहीं था, बिहार के लोगों से, उनके दुख दर्द से, उनकी समस्याओं नहीं। लेकिन पंखुड़ी जी, शहनवाज हुसैन साहब अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे, इतनी ईमानदारी तो उन्होंने दिखाई। उन्होंने कहा पिछली बार हमसे गलती हुई है और इसी बार वो गलती आरजेडी दोहरा रही है, महागठबंधन की तमाम पार्टियां दोहरा रही हैं, तो फिर से आपको तो गलती नहीं माननी पड़ जाएगी, जैसे भी शहनवाज हुसैन मान रहे हैं। देखिए, अगर विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने को गलती माना जाए या जनता के मुद्दों पे और जो असल मुद्दे हैं उन पे अगर चुनाव लड़ने को गलती माना जाए, तो हाँ, ये गलती हम लोगों की है। लेकिन हम भाजपा की तरह भटकाने के, भाईचारा तोड़ने के और इस तरह के मुद्दों पे जिनका कोई जनता का सरोकार नहीं है, उन पे चुनाव नहीं लड़ सकते। हम लोगों ने जो मुद्दे, राणा जी एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे एंकर्स का पैनल भी चेंज होने वाला है, लेकिन राणा जी एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। अगर दोबारा से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री, तो इस सिचुएशन में क्या यह माना जाए कि देश में, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश में नीतीश कुमार का कद बहुत ज्यादा ऊंचा होने जा रहा है? कद जो पहुंच जाएगा नवीन पटनायक तक, कद जो पहुंच जाएगा ज्योति बसु तक, कद जो पहुंच जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया तक। नीतीश कुमार बिहार के कृष्ण बाबू के बाद ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो चौथी दफा में है। कृष्ण बाबू 1947 से लेकर के 1961 तक थे, और कृष्ण बाबू के जाने के बाद 1961 से लेकर के 1990 तक, इस दौरान 29 साल में 23 मुख्यमंत्री बदले बिहार में। स्थायित्व जो है 2090 के बाद बिहार में सरकारों को लेकर के आया, लेकिन शत्रप वहां बहुत ज्यादा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की तरह आ गए। नीतीश कुमार 2005 से लेकर के और अब 2020 में अगर चुनाव जीतते हैं तो वो चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री लगातार होंगे। वैसे 2000 में भी उन्होंने शपथ ग्रहण किया था और 2005 में फिर बने थे, लेकिन इतने बड़े वक्त तक, इतने लंबे समय तक बिहार का मुख्यमंत्री रहने का जो उसकी हैसियत है
वो नीतीश कुमार के साथ जोड़ती है। देश के बड़े नेताओं में वो शुमार होते हैं, राष्ट्रीय नेता के तौर पर उनको माना जाता है, उनकी अपनी एक समझ है, उनका अपना एक वजन है, उनकी अपनी एक हैसियत है भारतीय राजनीति में। लेकिन मुझे इस बात को समझने में अभी वक्त लगेगा, या जितने भी पंडित हैं जो समाज को समझते हैं और भारतीय राजनीति को उसके साथ जोड़ करके देखना चाहते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि जब मीडिया इतना जोर जोर से कहता रहा कि नीतीश कुमार को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ होने का नुकसान हो रहा है, तेजस्वी यादव ने रोजगार का सवाल उठाया, रोजगार के सवाल को लोगों ने हाथों हाथ लपका, और दवाई, नौकरी, सिंचाई, इन सब का जो नारा उन्होंने लगाया, उसके साथ एक भीड़ लहराती हुई सी नजर आई। यह सब कुछ होने के बावजूद नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए अगर सत्ता में फिर से आता है, इसका मतलब यह है कि बिहार का मानस बहुत मैच्योर्ड है। वो अपनी परेशानियों, अपनी समस्याओं, अपने सवालों को लेकर खड़ा तो है, लेकिन उन परेशानियों, समस्याओं, सवालों का निराकरण या उनका समाधान किसके जरिए हो सकता है, शायद यह वो बेहतर जानता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है और उनके साथ गठबंधन जो एनडीए का है, नीतीश कुमार की अगुवाई वाला बिहार में, वो अगर बिहार में आता है तो विकास की रफ्तार बेहतर रहेगी। नीतीश कुमार और बीजेपी इन दोनों ने माना है कि इन 5 वर्षों में बहुत चूक हुई है। इस चूक का एहसास इन दोनों दलों के नेताओं को है, बल्कि शीर्ष नेताओं तक को भी है। तो अगर यह एहसास है तो अपनी इस चूक को, अपनी गलती को, अपनी कमी को ठीक करने और बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने की कोशिश की जाएगी। यह उम्मीद बिहार का मानस, बिहार का जो वोटर था वो कर रहा था, और इसी उम्मीद में उसने वोट किया है। इसलिए सड़कों पर, खेत में, खलिहान में, बाजार में जो कुछ भी वो कह रहा था वो सच नहीं था। वो तब तक वो समय ले रहा था कि मुझे कहां जाकर के वोट करना चाहिए, बिहार की बेहतरी कहां है। नहीं तो बिहार में उबाल था, 30 लाख लोग बाहर से आए हुए थे, रोजगार का सवाल लेके खड़े थे। बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में जो पढ़ते हैं, खास करके उनका सेशन लेट होता है। 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल में, 5 साल में पूरा होता है। नौकरी नहीं है, क्लासेस, अब सेशन आपके लेट चलते हैं। वहां बाकी जो बुनियादी इंतजाम होते हैं बिहार में उस तरीके से है नहीं जिस तरीके से दूसरे राज्यों में बिहार की तरह के हैं। अब इतने सवालों के बाद भी अगर एनडीए सरकार बनाने के लिए जा रहा है, नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी गठबंधन सत्ता में चौथी बार आ रहा है, तो अपने आप में यह बहुत बड़ा सवाल उन लोगों के सामने है जिन लोगों ने यह कहा कि नहीं, तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन भारी बहुमत के साथ बिहार में आ रहा है। और जब शुरुआती रुझान आ रहे थे नए पैनल के साथ, अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि रुझान धीरे धीरे और पुख्ता होते जाएंगे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा। और रोहित, अभी शो में जुड़ने से पहले हम लोग बात कर भी रहे थे कि पिछले 3 सालों का ब्यौरा देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा अंत भला तो सब भला, और अभी तक के रुझान ये बता भी रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए तो ये आखिरी दाव शायद काम कर गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और हमारे साथ जेपी दीवान सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी बने हुए हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास भी चलूंगा, उनसे ही जानना चाहेंगे। दीवान साहब, आप सुबह से हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे बाकी साथी सुबह से जो आज की मतगणना है, जो आज बड़ा दिन है बिहार के लिए, उस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। जिस तरह से ओपन हुआ था, अब वो सारी की सारी बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। और ये जो 11 बजे का टाइम होता है दीवान साहब, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। कहते हैं कि 11, साढ़े 11 के आसपास जो फिगर्स आ जाती हैं, उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली हो आने वाले वक्त में ये थोड़ा सा मुमकिन नहीं लगता है। सुबह महागठबंधन आगे था, पहले लगभग डबल डिफरेंस था, लेकिन अब वही महागठबंधन काफी पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको लग रहा है कि आगे कुछ फेवरेबल हो सकता है महागठबंधन के लिए? बिल्कुल, क्योंकि नहीं, महागठबंधन का तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन चूंकि ज्यादातर मशीनें खुल चुकी होती हैं 11 बजे तक, तो लग रहा है कि जो एनडीए के पक्ष में जो बाजी पलटती हुई दिख रही है, उसका एक जो कारण जो हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं अभी, कि महिला वोटर्स बिहार में सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोट किया, 58% के करीब करीब इस बार भी पुरुषों से। और महिलाओं के लिए बिहार में आज भी नीतीश कुमार, मतलब शराबबंदी, खासतौर से रूरल इलाकों में की महिलाएं जो शराबबंदी से जिनको फायदा हुआ है, जिनके घरों में वो हुआ है, जो लड़कियां जो स्कूल जाती थी गांव से कस्बे पर या गांव से पास के शहर में, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनको साइकिल देने से लेकर के पढ़ने का इंतजाम कराने तक, तो एक बहुत बड़ा जो था, जो हम लोगों को जो एग्जिट पोल्स में दिख रहा था कि महिलाओं का वोट हो सकता है कि जो नीतीश कुमार का बहुत ही सॉलिड वोट बैंक था, जो जाति और उन सबको छोड़ करके सिर्फ महिलाओं का वोट बैंक, जिनके बल पर
नीतीश पिछला चुनाव भी जीते थे, उसके पहले भी वो चुनाव जीतते रहे हैं, तो वो काम कर गया, वो अभी भी उनका इंटैक्ट लग रहा है। ठीक है सर मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जो टैली है ना वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है, बहुत तेजी से टैली चेंज हो रही है। राजीव अब बदल गए, वही खास चीज, उसी पर हम आने वाले थे। जो अब टैली है वो टैली ये बता रही है कि बहुत कुछ ऐसा था जिसे पढ़ना शायद एग्जिट पोल के उन सर्वेज में संभव नहीं हो पाया। 122 एनडीए है, 104 पर महागठबंधन है। और मेरे साथ राणा यशवंत जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग एडिटर ITV ग्रुप के इस वक्त जुड़े हुए हैं। राणा जी, सोशल इंजीनियरिंग की हम बात करते रहे और लगातार ये बात होती रही कि इसके जो सर्वे सरवा है वो नीतीश कुमार है, महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती रही, ये बातें होती रही, लेकिन अब तक सर्वे में कहा गया कि शायद ऐसा नहीं हुआ। क्या अंदर खाने ऐसा कुछ हुआ जो नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग इन आंकड़ों में सामने आ रही है? 2-3 बातें राजीव यहाँ साफ है। अब नीतीश कुमार ने अपने लिए एक सोशल इंजीनियरिंग बिहार में तैयार की। मुसलमानों के अंदर पसमंदा समाज है, दलितों में अति दलित है, पिछड़ों में अति पिछड़ा है। और मैं ये बार बार कोशिश कर समझने के लिए कि क्या नीतीश कुमार ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जो सामाजिक समीकरण अपना तैयार किया वोटों की शक्ल में, क्या वो टूटा है? लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं टूटा है। देखना भी ये होगा कि बीजेपी का जो वोट ट्रांसफर होना चाहिए था जेडीयू में, वो कितना हुआ है। अगर जेडीयू की सीटों की संख्या नजर नहीं आ रही, लेकिन हम लोगों को दिखाना चाहिए कि बीजेपी कितना, जेडीयू कितना और वीआईपी कितना, हम कितना, क्योंकि उससे अंदाजा आपको ये लग जाएगा कि बीजेपी के वोट कितना ट्रांसफर हुए जेडीयू को और जेडीयू का वोट कितना ट्रांसफर हुआ बीजेपी को। क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और संघ के जो लोग हैं, उनके बीच में एक संकेत था कि अगर एलजेपी का अपना बीजेपी वाला कोई कैंडिडेट है तो आप जेडीयू के लिए काम मत कीजिए, बल्कि एलजेपी वाले अपने कैंडिडेट के लिए काम कीजिए। इसीलिए एलजेपी की स्थितियां बहुत जगहों पर मजबूत रही और उस मजबूती ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। सर, बरखा के पास जाएंगे, रचना हमारे साथ है, रचना बरखा के पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। जो कुछ अभी टैली आ रही है, क्या इसमें कोई बड़ा फेरबदल शाम तक होते हुए आप देख रहे हैं क्या? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 8:45 के आसपास ईवीएम आपका खुल गया है और समय जो है लगभग 11 बज गया है, तो 2.25 घंटे का वक्फा गुजर गया है और ऐसे में अब यह सेटल होने का समय आ गया है। आंकड़ा जो आपके सामने दिख रहा है, अगले घंटे भर के भीतर यह सेटल हो जाएगा, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और जो आपसे पहले हम अंदाजा लगा रहे थे एलजेपी बड़ी भूमिका में नजर आएगा, उसकी जरूरत भी एनडीए को फिलहाल दिख नहीं रही है। 122 पर एनडीए बना हुआ है और आंकड़े लगभग अब सेटल होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कल जो आरजेडी ऑफिस के बाहर जश्न मनाया जा रहा था, आज तस्वीर बदल